नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। और आरजू, आज मैं भूमिका बांधने में वक्त जाया नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान से अगर बात की जाए, लेकिन जिस खबर ने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान आकर्षित किया है वो खबर है जनरल मुनीर का ये कहना कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठी हैं, पाकिस्तान को आप वहां पर जर्नलिस्ट हैं। ये हार्ड स्टेट बनने का मतलब क्या है? क्योंकि आज एक खबर जो काफी डिस्कस हुई सोशल मीडिया पर वो थी, जो आपके यहाँ जर्नलिस्ट थे, मतलब अब वो पाकिस्तान में नहीं रहते, अब वो डीसी में रहते हैं। जो जर्नलिस्ट नूरानी है, उनसे मैंने बात भी की। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट कर दी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, उनके नेपोटिज्म के खिलाफ, उनके बैड गवर्नेंस के खिलाफ। ये लोग क्योंकि मिस्टर नूरानी तक तो पहुंच नहीं सकते थे, उनके घर पहुंच गए इस्लामाबाद में। इन्होंने जाके वहां पर उनके जो भाई थे उन्हें पीटा है, उन्हें उठाकर ले गए हैं और काफी परेशान वो साउंड कर रहे थे। ये है हार्ड स्टेट। और हार्ड स्टेट होती क्या है जनरल मुनीर के हिसाब से? मैं ये सुनना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती देखें आदित्य, मेरे ख्याल से हार्ड स्टेट का वर्ड इसीलिए यूज किया गया। वैसे तो अभी भी हार्ड स्टेट ही, अभी कौन सा कुछ ऐसा है कि आप कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप तो अभी भी चल रही है पाकिस्तान में एक तरह की। सिर्फ ये है कि आपको फ्रंट पे आपको सिविलियन गवर्नमेंट और कुछ पॉलिटिशियंस दिखाई देते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जिस तरह के रूल्स चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को सोशल मीडिया बैन कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी बात पर उठा के ले गए, वो सब कुछ तो चल ही रहा है। अब हार्ड स्टेट की तरफ जाने का मतलब यही बताया जा रहा है कि अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पूछा गछा जाएगा। आपको कोई भी आकर बगैर वारंट के या वारंट के जैसे भी आपको उठा के ले जाया जाएगा, अगर जरा सी इनको बात पसंद ना आई। आज 34 के करीब लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पर थे और सोशल मीडिया पर इन्होंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज लगाई थी जो सही नहीं थी। तो भाई इस किस्म की न्यूज तो बहुत दफा आ जाती है, बहुत बार होती है। इसका क्या मतलब है कि आप अरेस्ट कर लेंगे? और दूसरी बात ये कि ये बात साबित कौन करेगा कि ऐसा ही हुआ था? 34 लोग जो हैं ये बैठ के गलत न्यूज कैसे दे रहे थे? डेफिनेटली यहाँ पर मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर हूँ। इमरान खान के लोगों से इनकी घबराहट जो है वो दिखाई दे रही है। अब अगर ये कह लीजिए 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ था, अगर उस वक्त इन्होंने कोई सही पॉलिसी बनाई होती, सही पॉलिसी बनाकर उसके ऊपर काम किया होता, तो डेफिनेटली 10 साल के बाद इनको बलूचिस्तान में एक बार फिर इस किस्म का कुछ ना देखना पड़ता। लेकिन इन्होंने अपनी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और आज जो एक मीटिंग भी आपको पता होगा कि कल हुई है इनकी, और उसमें बड़ी बात की गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसका भी कोई मतलब नहीं है। उसमें होम मिनिस्टर जिसने सारी चीजें जो है वो करनी होती हैं वो भी नहीं था। होम मिनिस्टर साहब जो थे वो मौजूद ही नहीं थे उस मीटिंग के अंदर। और इसी तरीके से कई दूसरे इंपॉर्टेंट लोग जिनको होना चाहिए था वो उस मीटिंग का ऐसा नहीं थे। हाँ ठीक है, कुछ लोग रावलपिंडी के वहां बैठे, उन्होंने डिसाइड किया और फिर वो उठकर चले गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हमने ये मीटिंग कर ली है और अब हम जो है इसको हार्ड स्टेट बनाएंगे। मतलब ये कि कोई चलते फिरते आपको कोई भी पकड़ के ले जाएगा, किसी भी किस्म का आपके ऊपर केस बना दिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसका तो मुझे सीधे सीधे यही मतलब समझ आता है। जहां तक अहमद नूरानी साहब का है तो बिल्कुल वो पाकिस्तान में नहीं रहते, और अगर वो अपने मैगजीन में या अपनी वेबसाइट पे अगर कुछ लिखते हैं तो वो मेरे ख्याल है उनका एक पर्सनल मैटर है कि वो क्या लिख रहे हैं। अब वो सही या गलत उसकी डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अगर कुछ किया है और स्टेट को नहीं पसंद है तो वो तो हाथ आ रहे नहीं है। तो ये कौन सा तरीका है कि आप उनके भाइयों को पकड़ लेंगे? यहाँ तक बताया गया कि टॉर्चर किया गया है उनके दोनों भाइयों को इस्लामाबाद में, और भी कई तरह की न्यूज जो है वो चल रही है यहाँ पे। और ये यकीनन आदित्य, यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, चाहे वो मैं हूँ और दूसरे लोग हों, उनको भी शायद डराने धमकाने का एक तरीका है कि अगर आपने कुछ जरा सा भी सोशल मीडिया पर या कहीं पे बोला तो हम आपको पकड़ के भी ले जा सकते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं है तो आपकी फैमिली उसमें आ सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा खानदान तोड़ के कहीं नहीं चला जाता ना, हर एक का तो नहीं जाता। तो यकीनन ये सब कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि पब्लिक डर नहीं रही। पब्लिक अब किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आ रही। इमरान खान जो है उनको भी इन्होंने, उनकी पार्टी जो है उसने पहले ही बाइकआउट कर दिया था और इन्होंने इस मीटिंग में नहीं थे वो लोग। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यहाँ पर इमरान खान को होना चाहिए था इस मीटिंग में।
जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इमरान खान को होना चाहिए था। अब ये एक पार्टी को बिल्कुल साइड पे करके और उसके बाद ये सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। अब ये करेंगे क्या? अब ये फिर बोलेंगे हम एक और ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। ये तो उन्होंने पहले भी बहुत बार किया है, रद्दुल फसाद और कौन कौन से इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए। या तो ये मान जाएं कि जो पिछले ऑपरेशन हमने किए थे सब नाकाम हो गए और इसलिए हमें एक और ऑपरेशन करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहे। और फिर जब भी कहीं से पैसा आने की उम्मीद होती है या आ गया होता है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कहीं से, उसके साथ ही ऑपरेशन लॉन्च करनी शुरू कर देते हैं। मतलब वो भी एक खाने पीने का तरीका है। अब पैसा लिया जाएगा और कहेंगे बस जी तमाम लोग चुप रहे और हर चीज जो प्रोवाइड की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर भी उठ के इस किस्म की बातें करेंगे। तो पब्लिक अब वो वाली पब्लिक नहीं रही ना आदित्य जो 71 में थी, कि उसे कुछ पता ही नहीं है, एक पे टीवी आ रहा है और उसके पास कोई और जरिया ही नहीं है, कुछ और उसके पास कोई ऐसी सोर्स ही नहीं जिससे वो न्यूज को चेक कर सके, डबल चेक कर सके। अब तो आपको पता है कि लोग बड़े तेज हो गए, हर चीज को समझ भी लेते हैं और हर चीज को डबल चेक भी कर लेते हैं। तो ऐसी पब्लिक को, ऐसे लोगों को अब ये कैसे कंट्रोल करेंगे? हम्म। आपने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे उठाए हैं, उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स को मैं आगे लेकर जाती हूँ। अभी आपने कहा कि जो सिविलियंस हैं और जो फौज है उसके बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है। मैं इस पहलू पे बाद में आऊंगी क्योंकि इस पर आपके जो फॉर्मर जनरल्स रहे हैं उनके द्वारा आज एक बड़ा तल्ख टिप्पणी आई है, उस पर मैं बाद में आऊंगी क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जनरल मुनीर और जो पाकिस्तान की फौज अभी है उसको उसमें और आम पाकिस्तानी के बीच में डिस्कनेक्ट है, वो कनेक्ट नहीं है। उन्होंने जज्बे की कमी की भी बात की है, इस पर मैं बाद में आऊंगी क्योंकि आपने भी जिक्र किया नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग का। तो इमरान खान नियाजी की बात हो रही थी। खैर इमरान खान नियाजी का अपना खुद का जो रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, मैंने उनके बारे में बहुत सारे मीम्स देखे हैं और वो कितना पार्लियामेंट्री कमेटीज को रिस्पेक्ट करते थे, उसे लेकर आपके यहाँ से कई बार सवाल उठे। बहरहाल जो मौजूदा हालात है, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं उस कमेटी में किस किस का रिप्रेजेंटेशन होता है? देखिए आप अब जो मुद्दे हैं पाकिस्तान के सामने, जो रियल, अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज आ रहा है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज आ रहा है KPK में। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक रिपोर्ट याद है जिसमें कहा गया था शायद आपके सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले हैं वो शायद आई थिंक 45%, शायद 45% फोर्सेस पर हमले में इजाफा हुआ है। आई रेड इट सम टाइम बैक। ठीक है, इतने हमले जब आपके फोर्सेस पर हो रहे हैं तो आप इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक सवाल होगा। देखिए आदित्य, मेरे हिसाब से तो इन्होंने अभी तक काफी पॉलिसीज इनकी बेहतर हो जानी चाहिए थी, कुछ इन्हें कर लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? इसलिए कि इनको बाकी कामों से टाइम मिलेगा तो करेंगे ना। अभी इन्होंने गवर्नमेंट लानी भी है, गवर्नमेंट ले जानी भी है, इन्होंने अपना बिजनेस भी करना है, इन्होंने फौजी फाउंडेशन के अलावा कई बिजनेसेस हैं वो भी चलाने हैं, इन्होंने लैंड ग्रैबिंग भी करनी है, इन्होंने उसके बाद अपना यहाँ से, आप जानती हैं ईरान और बलूचिस्तान साइड से और KPK साइड से भी कई जगह से जो है वो स्मगलिंग होती है और बड़ा शोर मचाया जाता है कि जी स्मगलिंग होती है। रोक में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही रोक में? वहां तो हर जगह पे जगह जगह चौकी बनी हुई है, हर जगह पर आपको पुलिस चौकी मिलेगी और फौज की चौकी मिलेगी। और दूसरी एक बात बड़ी, खैर आप हमेशा बहुत सीरियस शो करती हैं लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं है। तो वो मुझे किसी किसी जगह मैंने देखा भी कि लोगों ने कहा कि अगर कोई स्मगलिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल ऑयल की या पेट्रोल की, तो कोई टैंकर गुजरता होगा ना जो जहाँ पे चौकी है, तो रोकते क्यों नहीं? वो लोग कोई मुंह में भर के तो नहीं लेके जा रहे हैं कि पेट्रोल मुंह में भर के ले जा रहे हैं, स्मगलिंग ऐसे हो रही है। तो वो वाली बात है ना कि ये इन कामों से फुर्सत मिलेगी, डॉन बनने से फुर्सत मिलेगी, तब ही ये कोई और काम देखेंगे ना। वरना आपके ख्याल से क्या इनके लिए, इनके बस का नहीं है कि ये जो टेररिज्म हो रही है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हो या स्टेट एक्टर कर रहे हो या कुछ हो रहा हो, ये उसे कंट्रोल कर पाए? नहीं, इनकी ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरफ देख ही नहीं रहे। इनको अपने कामों में है, इसलिए कि जब रिटायर हो जाएंगे तो बेचारे जो आर्म सिपाही हैं, फौजी हैं, वही यहाँ रह जाएंगे। इन्होंने तो निकल जाना है यहाँ से। कौन सा आर्मी चीफ है जो इस वक्त पाकिस्तान में है? कौन से ऐसे बड़े जनरल्स हैं जो यहीं पे रहते हो, उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हो? यहाँ पे तो आम लोग रहते हैं ना, सिविलियंस रहते हैं। ये चीज पहले सिविलियंस को समझ में नहीं आती थी, उसके बाद सोशल मीडिया की वजह से उनमें अवेयरनेस आनी शुरू हो गई, उनको पता लगने लगा। जो रही सही कसर थी वो इमरान खान ने पूरी कर दी, क्योंकि वैसे तो इमरान खान भी इन्हीं की प्रोडक्ट है। इमरान खान कौन सा पब्लिक लेकर आई है, लेकिन इमरान खान ने जब हटाया गया तो इमरान खान ने इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, इनके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। हालांकि वही इमरान खान अगर ये वापस ले आए कभी,
तो इमरान खान ने जितने इनके जूते साफ करने हैं ना, जो बूट पॉलिश इमरान खान ने करनी है कि लोग हैरान रह जाएंगे। एकदम ही इमरान खान ने यू टर्न मार लेना है, जो वो कहा करते थे ना कि जी यू टर्न ना करे वो पॉलिटिशियन ही नहीं होता, तो वही चीज हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो पब्लिक या खासतौर पे जो यूथ है यहाँ की, उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, और अब ये उनको अपनी बातों से फैला नहीं पा रहे, और इसीलिए शायद इनमें और आम पब्लिक में डिस्टेंस भी हो गया है। लोग अब इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये इनके लिए यकीनन एक बहुत परेशानी की बात होनी चाहिए, और इनको सोचना चाहिए कि ये खुद कहाँ गलत है जिसकी वजह से पब्लिक इनसे हट गई है। इसमें मुझे एक बात याद आई, आपके यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल पे एक अटैक हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 2015, बहुत बड़ा अटैक था, बच्चे 2014 हाँ मासूम बच्चों की उसमें डेथ हुई थी। बहुत ही मुझे याद है हिंदुस्तान में भी लोगों को बड़ा दुख हुआ था, और बहुत ही दिल तोड़ने वाली तस्वीरें आई थी मासूम बच्चों की। अब आप देखिए उसके बाद आपके यहाँ पर राहिल शरीफ थे मेरे ख्याल से, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो हमारी पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी, उसमें बदलाव लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उस पॉलिसी का क्या हुआ? पाकिस्तान ने उस पॉलिसी को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, वो पॉलिसी कभी बनी ही नहीं, क्या हुआ उसका? और साथ ही जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें बलूचिस्तान को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है, केपीके को कितना मिलता है? क्योंकि आपके तो मेन बैटलफील्ड जो है यहां पर है ना, सिंध टू एन एक्सटेंट, इन सबको रिप्रेजेंटेशन कितना है? इनकी सुनी कहां जा रही है? ये कह रहे हार्ड स्टेट बनेंगे, तो इन्होंने उनसे बात की है क्या? उन्हें बुलाया, उनसे बात की, कोई डिस्कशन हुआ? या ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं सारे ही हमारे दुश्मन है और हम इन्हें पूरा जिनोसाइड करके खत्म कर देंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सबको खत्म कर देंगे, ऐसा सोच के नहीं चल रहे, लेकिन साथ ही उनको बिठाया भी नहीं जा रहा, उन्हीं की बात हो रही है और उसमें वही नहीं होते, तो उन्हें होना चाहिए था। फिर जैसे आपने कहा कि 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक था, उसके बाद इन्होंने कोई सही पॉलिसी नहीं बनाई। वो एहसान उल्लाह एहसान कहाँ है? एहसान उल्लाह एहसान तो हमारी ही एजेंसीज के पास था ना, जिसने कहा था कि उसने अटैक किया है, वो मास्टरमाइंड था उसका। किसी दुनिया के किसी जगह आपने देखा कि टीवी इंटरव्यू होता हो ऐसे आदमी का जिसने बच्चों के ऊपर अटैक किए हो, या उससे पहले वो टेररिस्ट रहा हो? लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। एहसान उल्लाह एहसान का टीवी इंटरव्यू बनाया गया था, और जियो टीवी ने बनाया था, और सलीम साफी साहब ने उसका प्रोमो तक चला था, और जब प्रोमोज आने लगे तो लोगों ने शोर मचा दिया कि भाई इसका इंटरव्यू क्यों दिखा रहे हो और बनाया क्यों है? तो फिर वो इंटरव्यू रोक देना पड़ा इनको। और उसके बाद एहसान उल्लाह एहसान जो था वो हमारी ही एजेंसीज के पास था ना, वो वहां से गायब हो गया पूरी फैमिली समेत। आज तक कोई नहीं बता रहा कि वो कहाँ है। और मेरे ख्याल है ये एक वाहिद चीज है या वाहिद बात है जिसके ऊपर हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और लोगों ने जो है वो भारत का नाम नहीं लगाया कि एहसान उल्लाह एहसान को भारत ले गया, इसलिए कि इनको अच्छे से पता है कि वो हमारी एजेंसी के पास था और उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद कोई जिक्र फिक्र कुछ नहीं है, पूरी फैमिली के साथ उसको कहीं निकाल दिया गया। तो ये तो इनका हाल है। ये तो आप समझें कि इतना ये हल्के में लेते हैं इन चीजों को। और अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जैसे मैंने पहले कहा कि 10 साल में बहुत कुछ इन्होंने बना लिया होता, बहुत कुछ इन्होंने बेहतर कर लिया होता। लेकिन क्योंकि इनका फोकस ही नहीं है, इनका फोकस सिर्फ बिजनेस के ऊपर है, इनका फोकस सिर्फ इसी के ऊपर है कि हम पावरफुल हैं। ये उसी नशे में रहते हैं, उसी अपने घमंड में रहते हैं कि बस हम हैं और हम जो चाहेंगे वो होगा, हमारी मर्जी से ही प्राइम मिनिस्टर आएगा जाएगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं ये, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर इनके अंडर होता है असल में पाकिस्तान में। तो यहाँ पे तो ये सब चीजें जो हैं वो मेरे कहने की नहीं कि मैं बोलूं तो कहीं देखो कुछ भी बोल रही है बैठ के, कुछ भी नहीं बोल रही। सबको पता है कि पाकिस्तान में किसके पास पावर है और किसके पास पावर नहीं है। लेकिन अब सारी सिचुएशन ये है कि इन्होंने कोई पॉलिसी ना बनाई, ना इन्होंने कोई कोशिश की पॉलिसी बनाने की, और यही वजह है कि 10 साल के बाद आपको फिर ऐसा खौफनाक किस्म का आपको ट्रेन हाईजैकिंग का आपको देखना पड़ता है। फिर जो लोग वहां के हैं, चाहे केपीके के हों या बलूचिस्तान के हों, आप उन्हें ना बुला रहे हैं ना बिठा रहे हैं। अली वजीर किधर है? अली वजीर साहब को भी अरेस्ट करके रखा हुआ है, कब से अरेस्ट करके रखा है, उनसे बात ही नहीं की जाती है। इसी तरीके से बाकी लोग जो हैं ना उनसे बात की जाती है, या खुद ही डिसाइड करते हैं। मतलब एक पंजाब साइड के लोग बैठेंगे और वही डिसाइड करेंगे कि बलूचिस्तान में और केपीके में क्या होगा। क्यों वहां के लोगों से क्यों बात नहीं करते? तो यही रीजन है जिसकी वजह से सिचुएशन और खराब से खराब हो रही है और बेहतर नहीं हो रही। आपने देखा होगा कई बार वो आईडी कार्ड देख के पंजाब के लोगों को मारा जाता है और बहुत गलत होता है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस चीज को, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उनके अंदर कितना गुस्सा है, उन लोगों के अंदर पंजाब को लेकर। आप उसको बजाय कि आप किसी सही पॉलिसी बना के उस गुस्से को ठंडा करें, उनके जो राइट्स हैं उनको दें,
अगर आप यही चलाते रहेंगे तो फिर यही हाल रहेगा जो इस वक्त है। क्योंकि आपने जिक्र किया आपकी पंजाब के लोगों का आई कार्ड देख के मारा जाता है। मुझे याद है मैंने ये सवाल पूछा था बलोच जो कुछ लीडर्स आए और बलोच एक्टिविस्ट आए तो उन्होंने ये कहा था कि हम पंजाबियों को नहीं मारते। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो सिर्फ इसलिए नहीं मारती कि वो पंजाबी है। वो बोलते हैं कि जिन्हें मारा जाता है या तो वो फौज के मुखबिर हैं या तो फिर वो सैनिक हैं। उन्हें मजदूर के नाम पे भेजा जाता है पर वो काम क्या करते हैं कि वो बलोचों की मुखबिरी करते हैं। तो ये मुझे याद है कुछ बलोच एक्टिविस्ट जो थे उनके द्वारा ये जवाब दिया गया था जब मैंने उनसे बोला था कि पाकिस्तान की जो सेना है वो ये कहती है कि आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था। लेकिन ये जो एक अगर वापस आए पाकिस्तानी फौज पर ये जो डिस्कनेक्ट है जिसके बारे में हम और आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ये डिस्कनेक्ट तो अब फौजी जो फॉर्मर जनरल्स हैं उनमें और आसिम मुनीर के बीच भी है। अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र मैंने आपसे किया उसमें सीधे तौर पर 3 बातें कही गई थी। एक उन्होंने ये कहा कि ये डिस्कनेक्ट है ये जनता के और फौज के बीच में डिस्कनेक्ट है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जनरल जहांगीर थे और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जब हमने जनरल मुनीर से बात करने की कोशिश की पहले तो ही वाज अनएक्सेसिबल। फाइनली कोई सेना से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन था वेयर ही मेट देम और वहां पे जनरल मुनीर ने उनसे कहा कि आप समझ लें कि ये नई तरह की फौज है। जिस पर जनरल जहांगीर ने ये कहा कि नए तरीके की फौज ऐसी है कि जिसमें जज्बा ही नहीं है जज्बे की कमी है। तो एक तरफ आप सिविलियन की डिस्ट्रस्ट की बात कर रही हैं दूसरी तरफ मैं फॉर्मर जनरल्स के डिस्ट्रस्ट की बात कर रही हूं। तो क्या ये माना जाए जनरल मुनीर के अंडर में ये पाकिस्तान की वीकेस्ट फोर्स है जहां तक ट्रस्ट की बात है जहां पर विश्वसनीयता की बात है जहां तक लोगों के भरोसे की बात है। देखिए एक चीज तो काफी क्लियर है और वो ये कि दो ग्रुप जो हैं वो बन चुके हैं फौज के अंदर या एजेंसीज के अंदर और एक इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और एक नहीं कर रहा। ये जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रही हैं ये लोग डेफिनेटली वो थे जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान तो खैर खुद भी आर्मी की प्रोडक्ट है। तो इसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान को लाने वाले भी फौजी ही थे और अभी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि इमरान खान को जिस तरीके से जेल में रखा गया है उनको हर तरह की चीजें प्रोवाइड की जा रही है। कभी वो कहते हैं मैंने एक्सरसाइज करनी है मुझे साइकिल ला के दो तो कभी उन्होंने मटन खाना है तो कभी कुछ है। तो इमरान खान अपनी मर्जी से रह रहे हैं। तो इससे तो यही लगता है ना कि वरना आपने देखा होगा कि अगर हम लोग हिस्ट्री की बुक्स उठा के देखें या कुछ देखें तो जुल्फिकार अली भुट्टो जिस तरीके से रहे जेल में या बेनजीर भुट्टो जैसे नहीं या इवन नवाज शरीफ अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो वो वाली सख्तियां वो वाली जो स्ट्रिक्टनेस है वो इमरान खान के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को अभी भी थोड़ी बहुत सपोर्ट है और ये भी हो सकता है कि जाहिर है इन्होंने बनाया है इमरान खान को इतने सालों में तो ये सोच रहे हो कि क्या पता फिर काम आ जाए। तो ये चीज भी जो है वो साथ साथ चल रही है और इमरान खान के लिए पहली बार नहीं है। इससे पहले भी रिटायर्ड फौजी जो है वो इमरान खान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और इमरान खान के फेवर में बोलते रहे। उससे भी पता लगता है कि बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। लेकिन पब्लिक जो है पब्लिक को अब इमरान खान ने अगर खुद भी चाहे ना इमरान खान तब भी वो पब्लिक को जो इमरान खान ने बता दिया सिखा दिया समझा दिया वो वापस नहीं ले पाएंगे कि फौज जो है वो हर चीज के पीछे है। फौज जो है वो तमाम पाकिस्तान में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे फौज है। फौज खा रही है फौज पी रही है फौज ये कर रही है वो कर रही जो भी इमरान खान ने कहा या इमरान खान के सपोर्टर्स ने कहा वो सुन सुन के अब लोगों के अंदर एक ऐसी चीज डेवलप हो चुकी है जो इमरान खान खुद भी नहीं हटा पाएंगे। अगर इमरान खान आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर और वो बोले कि जी फौज बड़ी अच्छी है ऐसा है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए कि उन्होंने जो जो बातें कही उनमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो लॉजिकली सही थी और जाहिर है पब्लिक को समझ में आया। तो इस वजह से भी जो है वो फौज और कह लीजिए कि इनके बीच में जो है डिस्टेंस हो गया पब्लिक के। और हाँ इस वक्त और फौज के अपने अंदर भी डिविजन है। वो अपने आप में भी उनको लगता है कि कुछ लोग इमरान खान की तरफ है तो कुछ इधर है। तो आपने देखा होगा कि जिस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी उस वक्त भी बड़ा लंबा खींचा गया था इस बात को कि इमरान खान साइन नहीं कर रहे और क्या चल रहा था एक तमाशा जो सारी दुनिया देख रही थी। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर हैं डेफिनेटली। और आज भी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान को होना चाहिए था इस मीटिंग में जो हुई है सिक्योरिटी की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जाहिर है एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं उनको होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं
मुझे लगता है डिक्टेटरशिप चल रही है और उसमें से निकलने को तैयार नहीं है। बहुत चीजें हो सकता है कि लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को समझ भी आ रही है कि उनके अगेंस्ट जा रही है और उसको वो ठीक करे, लेकिन वो मानेंगे तब ठीक करेंगे ना। वो तो समझ रहे हैं हम बहुत पावरफुल हैं और किसी को हमें कुछ नहीं बताना सिखाना चाहिए। एक बात बताएं मुझे, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि वो सीखना नहीं चाहते, वो उन्हें नहीं समझ आ रहा कि जो एक हम अटैक्स हो रहे हैं उनके फोर्सेस पर, उसमें इतना बड़ा जंप आ रहा है, वो नहीं समझना चाह रहे उसे। क्या ये भी है कि वहां पर पाकिस्तान में ये जो जनरल मुनीर है, वन सेकेंड, तो जनरल मुनीर क्या खुद को एक डिक्टेटर के तौर पर, जब मैं आपसे डिक्टेटर कह रही हूं तो मैं कू की बात कर रही हूँ, आपको लगता है कि ये कहना कि हार्ड स्टेट बनाना पड़ेगा, हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, क्या वो कंट्री को वापस मार्शल लॉ की तरफ ले जाने की तैयारी में तो नहीं है? आप उस पॉसिबिलिटी को कैसे देखती? देखें, पहले बहुत बार कई बार जो है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसा करके कई चीजों में जो है वो फिर फौज डायरेक्ट हो जाती है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कंट्री में है या कंट्री से बाहर है, तो वो फिर इन्हीं को कहेंगे हर चीज के लिए। अभी इन्होंने सामने एक चेहरे रखे हुए हैं सिविलियंस के, और ये यही कहते रहते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, अगर कुछ भी गलत होता है तो कहते हैं भाई उनको बताइए। तो मुझे नहीं लगता कि एक और मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान देखेगा। इतना मतलब मुझे ऐसा फील होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब इनकी हर चीज बगैर मार्शल लॉ किए ही सब कुछ वैसा ही हो रहा है, एक तरह की डिक्टेटरशिप ही चल रही है। और ये जो इशारा करते हैं प्राइम मिनिस्टर वही करता है, बाकी के पॉलिटिशियंस वही करते हैं, तो फिर इन्हें क्या जरूरत है कि ये सामने आकर और खुलकर जो है सारी दुनिया को बताएं कि ये चला रहे हैं। और फिर ये चला भी नहीं पाएंगे। जिस वक्त पाकिस्तान की हालत है ना, अगर पाकिस्तान के पास पैसा होता, इकोनॉमी अगर पाकिस्तान की सही होती, तो शायद ये आ जाते। आप चेक करें जितने भी coup हुए हैं उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये हालत नहीं थी। अब एक खाली खजाने के ऊपर कौन coup करना चाहेगा, या कौन चाहेगा कि वो आके बैठ जाए? वो तो यही चाहेंगे कि यही बैठे रहे, ठीक है, यही भुगते जो हो रहा है, और हमारे हिस्सा में जो भी आता है उसमें से हमें जो चाहिए वो मिल जाए डिफेंस के नाम वो पर। तो मिल रहा है, अभी भी मिल ही रहा है। हाँ, अभी भी मिल ही रहा है। तो वो ऐसे जगह पे क्यों आना चाहेंगे जिनके पास पैसा ही नहीं है और जगह जगह एक एक बिलियन डॉलर के लिए ख्वार होते फिर रहे हैं। सऊदी अरब को कहा कि जी $3 बिलियन उनके वापस करने थे इस साल, वो उनसे मिन्नतें की हैं कि मत लीजिए, एक साल और रहने दीजिए। यूएई के पास $2 बिलियन देने थे, वो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करके मना लिया कि एक साल और रहने दें। जब यह हालत है तो ऐसी हालत में फौज नहीं आया करती। फौज आती है जिस वक्त खजाने में कुछ हो, जिस वक्त कुछ पैसा वैसा हो इनके पास और इतनी बुरी हालत ना हो। अभी तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, वो जो बख्शी सर बोलते हैं ना, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए अगर आए तो। मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ है कि ये ऐसे टाइम में आने की सोचेंगे। अच्छा, ये बताया मुझे कि इनका अब बलूचिस्तान को लेकर, केपीके को लेकर इनका प्लान एग्जैक्टली है क्या? क्या मतलब किस चीज की तैयारी है इनकी? ये बात कर नहीं रहे हैं उनसे, तो ये करेंगे क्या आगे? नहीं नहीं, ऑपरेशन की ही बात कर रहे हैं, ऑपरेशन ही करेंगे। और अगर कोई इस तरह के लोग मिले जो अटैक वगैरह करते हैं तो उन्हें मारेंगे, पकड़ेंगे। अभी तक तो यही कह रहे हैं। और अगर ऐसा ही था तो इतने टाइम से क्यों नहीं किया? 10 साल से क्यों बैठे रहे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद? और अब कर रहेंगे तो क्या अब गारंटी है कि उसके बाद किसी की जान नहीं जाएगी, उसके बाद इस किस्म के टैक्स नहीं होंगे? ये इनको देखना होगा, ये इन्हें साबित करना पड़ेगा कि हाँ अब ये सही से करेंगे और अब इस किस्म के टैक्स जो है आम सिविलियंस पे नहीं होंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई पॉलिसी या किसी किस्म का कुछ नहीं कहा है, बस ये हार्ड स्टेट बनाने का बोल के चुप हो गए। हार्ड स्टेट के पीछे छिप तो नहीं रहे हैं ये, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे, जब मैं ये कह रही हूँ, मैं दरअसल आपसे ये जानना और समझना चाह रही हूँ कि एक ऐसी फौज जिसने इतनी हैवी कैजुअलिटीज सफर किए हैं, भले ही वो उस नंबर को पब्लिकली एडमिट ना कर रहे हो, और एक सेकंड के लिए इस क्लेम को मान लेते हैं कि डीएलए जो भी नंबर्स दे रहा है वो नंबर्स एग्जैजरेटेड है, लेकिन हम अगर उसका एवरेज भी निकाल कर चले तो इतनी बड़ी संख्या में इतनी जबरदस्त कैजुअलिटीज जिस फोर्स की हुई हूं, उससे आप एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं, जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, हो सकता है किसी किस्म की कोई प्लानिंग चल रही हो, कोई ऑपरेशन वगैरह लॉन्च करने का सोच रहे हो, लेकिन क्या उससे कोई फायदा होगा? कुछ टाइम के बाद तो ऑपरेशन खत्म हो ही जाना है ना। और उसके बाद फिर वही होगा कि वो लोग, जैसे आपने देखा कि इसराइल और हमास के बीच में साल से ऊपर हो गया, वो जंग चलती रही, एक दूसरे का बिल्कुल तबाह कर दिया, एक दूसरे का बिल्कुल डैमेजेस इतने ज्यादा कर दिए, लेकिन खत्म तो कुछ नहीं हुआ।
तो क्यों नहीं डायलॉग कर लेते, क्यों नहीं बात करके इस चीज को, बजाय इसके कि दोनों तरफ के लोग मारे जाएं और उसके बाद भी जाना तो टेबल पर ही है। तो मेरा ख्याल है पहले ही इनको जो है वो डायलॉग का रास्ता लेना चाहिए और देखना चाहिए। कुछ डिमांड्स उनकी हैं बलूचिस्तान वालों की, केपीके वालों की, जो मैं समझती हूँ काफी जायज डिमांड्स हैं, जिसमें मिसिंग पर्संस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको चाहिए कि ये उसको एड्रेस करें, ये कहें उनको कि हाँ हम इस पे काम करेंगे। अब ये कहना कि नहीं जी, वो जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला था कि नहीं वो तो पूरी दुनिया में मिसिंग पर्संस का इशू होता है, यहाँ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो भाई आप दूसरे नंबर पर हैं दुनिया में, ये भी आपको बताना चाहिए अपनी पब्लिक को कि आप जितनी कंट्रीज है उसमें आपका नंबर, आप सेकंड नंबर पर है जितने आपके मिसिंग पर्सन होते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ अभी तक वही एक चीज चलती आ रही है कि बस हमने जो कह दिया तो फिर हमारी ही बात सुनी जाएगी और हम सबसे पावरफुल हैं, इसीलिए हम ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। और इसमें ये भी है ना कि जैसे मिसिंग पर्सन बताते हैं, दरअसल वो तो मामला है इनफोर्स डिसअपियरेंस का ना। वहां पर ना एक 3 साल की बच्ची सेफ है, बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट आकर बताते हैं ना 14 साल का लड़का सेफ है। वो ये, और दूसरा ये डायलॉग क्या करे, डायलॉग का ऑप्शन उनके पास है क्या? क्योंकि बलूचिस्तान तो बलोच जो है वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें आजादी से कम कुछ चाहिए ही नहीं, वो आजाद, उनको तो रेफरेंडम नहीं चाहिए। तो वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई लेकिन हमें सारे बलोच ये नहीं कह रहे आदित्य, सारे सारे बलोच ये नहीं कह रहे, ये एक सेक्शन कह रहा है, सारे बलोच ये बात नहीं कर रहे। कई लोग, अब जैसे डॉक्टर मारंग बलोच है, वो तो नहीं कह रही कि मुझे अलग होना है या बलूचिस्तान को अलग कर दें, वो कह रही है भाई हमारा मिसिंग पर्सन का इशू है, हमें वो दीजिए, और जो यहाँ से रिसोर्सेज है वो हमारे हैं, हमें ही नहीं मिलते, हमें वो दीजिए, हमें जीने का हक दीजिए। 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि वो जो है बलूचिस्तान के लोग जो है अपने जीने का राइट मांग रहे हैं, तो आप उनको वो दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके बाद इसी तरह का टैक्स और ये सब कुछ होगा और लोग जो है वो जाहिर है तंग आके यही बोलेंगे कि इनके साथ नहीं रहना, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उन चीजों को संभालें बजाय इसके कि आप एक और 71 देखने की तरफ बढ़ रहे हैं। और खैर आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र किया, तो बिलावल भुट्टो तो सिंध के बारे में भी सोचे ना, जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। तो सिंध का अपना अपने आप में एक अलग मामला है यहाँ पर। तो कुल मिला के आरजू, अगर मैं इस शो को कंक्लूड करने के लिए आपसे क्लोजिंग रिमार्क की बात करूं, तो पाकिस्तान पाकिस्तान इस वक्त आपको कितने मेस में नजर आता है? क्योंकि हर कोई यही डिस्कशन आज करता है कि फौज संभाल नहीं पा रही, जनरल मुनीर जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे। और अगर आपके जनरल्स ये कह रहे हैं कि जनता से डिस्कनेक्ट है, जिसका इशारा आप भी कर रही हैं, आप भी बता रही हैं कि कैसे एकदम पागल हो गई है फौज और एक के बाद एक लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो इसका एंड गेम आपको क्या दिख रहा है? देखिए, अगर तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज ठीक ना की, अगर तो इन्होंने सिर्फ यही सोचा कि बस डरा धमका कर हम काम चलाएंगे, तो ये सिचुएशन आपको और बिगड़ती हुई दिखेगी, इससे भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने पॉलिसी ठीक की और बजाय इसके कि जो बोलने वाले हैं उन्हीं को उठा के ले जा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। अगर कोई सही दिमाग का, कोई मेच्योर किस्म के या सेंसिबल लोग जो है वो कोई पॉलिसीज बनाएं और उसमें उन लोगों को शामिल रखें जिनकी वो जमीन है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो या कुछ भी। ये ना हो कि बलूचिस्तान और केपीके की बात हो रही है और सिर्फ पंजाबी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। अगर जब अभी तो तक पंजाबी ये ही नहीं, कर रहे हैं। तो वही मैं कह अभी रही हूँ तो ना कि उनको उनको बिठाना पड़ेगा। जब तक आप उनको नहीं बिठाएंगे और सिर्फ पंजाबी बैठ के डिसाइड करेंगे, तब तक ये सिचुएशन जो है ये सही नहीं होगी, बिगड़ेगी और ज्यादा बिगड़ेगी। क्योंकि अभी तक तो हम यही देख रहे हैं ना कि ये जो भी आप सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बता रही हो, तो ऐसे ही लग रहा है कि पंजाबी डिसाइड कर रहे हैं कि बलोच का इलाज क्या है, या बलोच के साथ किस तरह से बात बनानी है, केपीके के लोगों के से कैसे बात करनी है। शायद यही एक डिस्कनेक्ट है जो पाकिस्तान को इतना ज्यादा बैडली अफेक्ट कर रहा है और इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और इसके अलावा सिविल राइट्स मूवमेंट को आप कैसे देखती है पाकिस्तान में इस वक्त? हाफिज सईद सुरक्षित है अभी कि नहीं, ये भी तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। हाफिज सईद का तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा, लेकिन ये जरूर है कि यही बताया जा रहा है कि वो खैरियत से, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मगर जैसे हमारे दोस्त एजाज सैयद, आप भी जानती हैं एजाज को, उनकी मैं देख रही थी रिपोर्टिंग, तो उन्होंने कहा कि उनको लाइफ थ्रेट है, यानी हाफिज सईद को। तो आप सोचिए कि हम, हाफिज सईद बेचारे की जान खतरे में, और तो हम बाकी लोग किस खेत की मूली गाजर कुछ है कि हमारा तो कोई हिसाब ही नहीं है। हाफिज सईद की जान को खतरा है। मैं ये सोच रही हूँ पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी फौज के संरक्षण में हाफिज सईद की जान को खतरा है, जो कि दुनिया का मोस्ट वांटेड है, जो कि यूएन का
ग्लोबल मतलब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसपे यूएस ने इनाम घोषित किया हुआ है, वो हाफिज सईद पाकिस्तान में खतरे में। आरजू काज़मी, ऐसा ही है, बिल्कुल यही खबर आई है और एजाज ने अपनी वीडियो बना के लगाई है और मेरा हंस हंस के मैंने कहा क्या बता रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमने जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया गया जो नहीं करना चाहिए था, यानी कि ये दाऊद इब्राहिम हो गया, चाहे ये हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, इसकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है। लेकिन अक्ल हमें आज भी नहीं आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ ये डिस्कशन के माध्यम से कोशिश ये थी, इस डिस्कशन के माध्यम से, कि लोगों तक जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम पहुंचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी खबर आती है जिसमें कि सब्सटेंस नहीं होता, फेक न्यूज होती है। तो इसलिए बारीकी के साथ ये विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरजू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।